Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. In this video, we will be discussing the star editorial of the day. It is an article written by a well-established realist scholar, Dr. C. Rajamohan, and published in today's Indian Express. The methodology would again be discussing paragraph-wise so that no details actually gets missed. So let's get started. तो ये आर्टिकल है क्या? आर्टिकल है न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के ऊपर. न्यूक्लियर रिस्पॉन्स किसके? चाइना के बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सेनल अपग्रेडेशन के तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैराग्राफ. लास्ट वीक एक एशियन न्यूक्लियर ट्रांजिशन पे रिपोर्ट पब्लिश की गई है एशले टेलिस के द्वारा. एशले टेलिस कौन है? बहुत ही रिनाउंड एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल सिचुएशन एनालिस्ट भी हैं. तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है लास्ट वीक जिसका टाइटल है स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज न्यूक्लियर ट्रांजिशंस इन सदर्न एशिया. तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि जो एशियन न्यूक्लियर पोजीशन है वो बहुत सारा उसमें चेंजेस देखने के लिए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं. जैसे उन्होंने जापान की डिबेट को वहाँ पे दिखाया है कि वो भी अपने एटॉमिक ऑप्शंस हैं वो चेंज करती हुई दिख रही है. इट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग न्यूक्लियर स्टफ समटाइम्स. और उन्होंने ये भी डिस्कस किया अपनी रिपोर्ट में जो दिल्ली और टोक्यो के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं चाइना को लेकर बिल्कुल कॉमन है. अब व्हाट इज एट द रूट ऑफ दिस कॉमन न्यूक्लियर चैलेंज? ऐसा क्यों है? दिल्ली और टोक्यो क्यों सेम पोजीशन में है? क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, अपडेट कर रहा है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ. उसका इनफैक्ट क्वांटिटी भी बढ़ाया, ना ही सिर्फ वो अपग्रेड कर रहे हैं, वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं. और पहले तो मतलब ये कह रहा आर्टिकल ऐसा कहना चाहता है, पहले इंडिया और जापान के पास बहुत सारे ऐसे रीजंस थे कि वो एक रिलैक्स्ड व्यू ले सकते थे कि कोई बात नहीं, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है ना. लेकिन अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, उन्होंने कहा है कि 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें कंपेल करते हैं अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. First, China is modernizing and expanding its nuclear arsenal as part of the general military transformation. वो ये कह रहे हैं चाइना तो सबको, चाइना ने ये क्लेम कर दिया है पूरे इंटरनेशनल फोरम में कि हम लोग एक जनरल मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जो सब करते हैं, जो सबकी ग्रोथ के लिए, सबको अप टू डेट रखने के लिए करना पड़ता है. लेकिन एक्चुअली व्हाट चाइना इज डूइंग इज इट इज एक्सपैंडिंग एज वेल एज, मतलब क्वांटिटी यानी कि नंबर भी बढ़ा रहे हैं और मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को. कई एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि जो चाइना का आर्सेनल है वो 1000 वॉरहेड्स तक जा सकता है बाय 2030, जो अभी 350 है. न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स को ही न्यूक्लियर वॉरहेड कहते हैं. सेकेंड, शी जिनपिंग्स चाइना. अब ये शी जिनपिंग्स चाइना क्यों ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है? नाउ शी जिनपिंग इज अ वेरी रूथलेस लीडर, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हिज डिप्लोमेसी इज वेरी रूथलेस. शी जिनपिंग का एक चीज़ है जो वो परस्यू कर रहे हैं जिसे हम चाइना ड्रीम कहते हैं. चाइना ड्रीम क्या है? चाइना को पूरे संसार का सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बनाना, बाय हुक और बाय क्रुक. तो ये शी जिनपिंग का चाइना होगा आने वाले टाइम पे. तो ये सेकंड फैक्टर ये है कि जो शी जिनपिंग की चाइना है बहुत ही मस्कुलर अप्रोच फॉलो कर रही है. इट इज़ नो मोर ऐसी पीसफुल राइज नहीं हो रहा जैसे पहले के चाइनीज लीडर्स क्या कहते थे, चाइना इज हैविंग अ पीसफुल राइज. बट शी जिनपिंग की चाइना एक एग्रेसिव राइज पे है जिसमें वो बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में एंगेज्ड है, इंडिया और चाइना दोनों के साथ. अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस की हुई है, चाइना's tactics of salami slicing and coercive diplomacy have come into sharp view in the eastern China Sea that Beijing shares with Japan and the vast Himalayan frontier with India. अब इन्होंने ये कहा है जो चाइना का सलामी स्लाइसिंग और coercive diplomacy है ये हमारे इंडिया और जापान दोनों के ही केसेस में देखी गई है. क्यों? क्योंकि जापान ईस्ट चाइना सी शेयर करता है उसके साथ, चाइना के साथ, और इंडिया हमारा हिमालयन बॉर्डर, जैसे आपने अभी देखा कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख के वहाँ पे हम दोनों के बहुत ज़्यादा टर्फ हुआ है. अब इस पैराग्राफ में जो समझाने वाला है वो ये है कि सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स होता क्या है. देखो, ऐसे मल्टीपल डोमेन्स में छोटे छोटे स्टेप्स लेना जो अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखे जाएं तो कोई बड़ा इम्पैक्ट शायद ना लगे,
लेकिन इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स का अलग अलग एरियाज में, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल या फिर पॉलिटिकल, इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो ऐसा होगा कि जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी एक टाइम पे। जैसे अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल WHO को इन्फ्लुएंस करना, जो हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा था, ट्रंप ने भी उस टाइम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि WHO बिका हुआ है, इसीलिए यूएसए ने विड्रॉ भी कर लिया था उस टाइम पे अपना सपोर्ट WHO से। फिर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करना, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल क्लेम्स रखना, श्रीलंका और पाकिस्तान को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में डुबा देना, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो चाइना अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे कर रहा है। लेकिन जब ये सारे स्टेप्स अगर कुछ साल बाद हम देखेंगे या थोड़े ही कुछ साल बाद हम देखेंगे तो चाइना को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन में ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। अब आता है कोअर्सिव डिप्लोमेसी। ये जो इनकी कोअर्सिव डिप्लोमेसी है उसको बहुत अब लोग कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। आपने सुना भी होगा ना। व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी? वेयर चाइनीज डिप्लोमैट्स वेरी लाउडली डिनाउंस एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेप्स। उनका एक अप्रोच है जिसको वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू चाइनीज क्रिटिसिज्म। हम बिल्कुल चाइना के अगेंस्ट, चाइना के लिए गए उनकी ही कंट्री में स्टेप्स के अगेंस्ट, चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो फॉलो करते हैं, जिसे हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे हांगकांग में जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था तो इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी बार बहुत सारे देशों ने प्रोटेस्ट एग्जिबिट किया था, लेकिन उनके डिप्लोमैट्स वर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सेइंग दैट हांगकांग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना एंड द स्टेप हैज बीन टेकन इन द नेशनल इंटरेस्ट। एवरी सिंगल थिंग फॉर देम इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। Same has been the case with Taiwan. Chinese diplomats have made it very clear that China, if need be, could even opt for a war, for a forcible amalgamation of Taiwan into its territory. आपको ये पता होगा। हम कहाँ थे? हाँ, तो अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर है यूक्रेन क्राइसिस हैज रिवील्ड दैट इफ अ न्यूक्लियर वेपन पावर। अच्छा, इन्होंने मतलब अब क्यों इंडिया और जापान को अपना एक थोड़ा सा और अपग्रेड करने की ज़रूरत है खुद को न्यूक्लियर लेवल पे? क्योंकि जो यूक्रेन क्राइसिस है उसने बिल्कुल पूरी दुनिया को ये बात बता दी है कि जब एक न्यूक्लियर पावर एक दूसरे नेबर को या फिर एक दूसरी कंट्री को जो इतनी पावरफुल नहीं है शायद, उसको अगर जब भी इन्वेड करते हैं एक न्यूक्लियर पावर कोई, तो पूरा वर्ल्ड बस दूर दूर से ही कहता है कि हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू, वी आर इन द फाइट विद यू, पर वो कभी भी आके आपका सच में साथ नहीं देगा। दे आर वेरी रिलक्टेंट, दे आर वेरी रेटिसेंट अबाउट इट। तो रशिया ने जब बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में कि हम अगर मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूएस और नाटो ने अगर ज्वाइन किया वॉर को तो दे विल हैव टू पे द रेपरकशंस। एंड यू सी द रिस्पॉन्स के मतलब यूएस से बस इतने टाइम से बोल ही रहा है कि हम ये सप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, बट सैंक्शंस लगा देंगे, लगा भी दी, लेकिन क्या हुआ? वहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा ना। दे आर नॉट स्टैंडिंग देयर, राइट? सो अपनी खुद की स्ट्रेंथन करना पोजीशन को बहुत ज़रूरी है। इंडिया और जापान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। Okay, now let's move on to the next paragraph. While Tokyo has woken up to the full implications of nuclear-armed Russia's aggression, Delhi's strategic discourse is yet to dive. Okay, this is not very important. देखो, इंडिया और जापान, हमने अब ये तो बोल दिया कि हमारा जो चैलेंज है वो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इंडिया और जापान में एक डिफरेंस है। जापान में क्या और इंडिया में डिफरेंस है कि जो जापान है वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं है, लेकिन इंडिया है। बट दैट ओनली प्रेजेंट्स अ पार्शियल पिक्चर, है ना? क्योंकि जापान न्यूक्लियर पावर स्टेट तो नहीं है, लेकिन जो जापान है वह यूएस की न्यूक्लियर एम्ब्रेला में आता है। मतलब वो कभी भी टाइम आने पर अगर जापान को ज़रूरत पड़ेगी तो यूएस अपनी न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे डिप्लॉय करेगा उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. But Indian and Japanese capacity to deter China is eroding steadily thanks to the problems with India's minimum deterrence. Okay. ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया और जापान की जो कैपेसिटी है डेटर करना, मतलब क्या होता है? डराना किसी को भी कि हम भी स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो वो जो कैपेसिटी है इंडिया और जापान की वो अब धीरे धीरे इरोड हो रही है थैंक्स टू द इंडियाज मिनिमम डेटरेंस पोस्चर। मतलब ये आपको मैं अभी बताती हूँ कि क्या है ये। हाँ, और क्योंकि हम एक मिनिमम डेटरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं और
जो जापान है वो तो मतलब वो यूएसए की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में है, उसके पास तो खुद के वेपन्स भी नहीं है। इंडिया एंड जापान आर द चैंपियंस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और इंडिया और जापान ने हमेशा से, इनफैक्ट आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के, इंडिया इज द ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेट which in spite of being a nuclear power itself is a champion of nuclear disarmament। खुद हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल स्ट्रांगली कहते हैं कि पूरे संसार में से न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाने चाहिए, और हम भी गिव अप करने के लिए तैयार हैं। ये जो बड़े बड़े देश हैं सिर्फ बोलते रहते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होना चाहिए, ये प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद के न्यूक्लियर वेपन्स कभी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंडिया ये स्टेट करता है कि हम तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जापान, जैसे मैंने अभी बताया कि एक पीसफुल नेशन है, तो जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, इट आउटलेज वॉर एज अ मीन्स टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जो उस टाइम पे आपने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब केस भी देखा होगा, तो 1945 के बाद जब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, तो उन्होंने वॉर को बिल्कुल एक ऑप्शन ही कंसिडर करने से मना कर दिया था कि जापान वॉर एक कभी ऑप्शन ही कंसिडर नहीं करेगा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अब इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है एक्चुअली। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पीसफुल टाइम्स में और वॉर के टाइम्स में कैसे डिप्लॉय करेगा, कैसे यूज करेगा, इस स्टेटमेंट को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब हम पहले थोड़ा सा इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो लेट 1940s में इनिशिएट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ये नेहरू जी के टाइम की बात है, तो मतलब इनफैक्ट इट इज़ बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो फिर उसके बाद जब कम्युनिस्ट चाइना ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट किए अक्टूबर 1964 में, तो फिर जो 5 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन गई, यूएस, उस टाइम की यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, जो परमानेंट 5P5 भी है यूएनएससी के, उन्होंने क्या किया, वो खुद तो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन गए, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ठीक है, बहुत हो गया न्यूक्लियर वो प्रोलिफरेशन, अब हम इम्पोज कर देते हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे 1968 में साइनिंग के लिए लेके आया गया। तो इसके एनपीटी के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये कि वो स्प्रेड यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और उनको बनाने की टेक्नोलॉजी को रोक सकें। दूसरा ये था कि आप अब न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए थोड़ा ना यूज़ होती है, ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स आपने देखा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी इनफैक्ट इंडिया की उसमें भी यूज़ होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तो उन चीज़ों के लिए भी तो यूज़ होती है। तो उसके लिए एक कॉपरेशन की, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं आप उनसे ट्रेड कर लेना, परफेक्ट चैनल्स और वो रूट्स बना दिए जाएंगे, आप उनसे लेके पीसफुल उसका साइन करके अग्रीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, तो इसके लिए कॉपरेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब कंप्लीटली पूरे संसार को न्यूक्लियर वेपन से रिहा कर देना, उसको हटा देना, बिल्कुल ये करना, मतलब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को फर्दर करने का एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इंडिया इस ट्रीटी को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेटरी मांगता है, क्योंकि इंडिया से इसके आपने तो 5 वो बन गए, आप भी पहले गिव अप करो, है ना, आप भी करो। तो इंडिया हैज ऑलवेज रिफ्यूज टू साइन इट एंड सो हैज पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन लाइक अ फॉलोअर ऑफ आवर्स, हर चीज़ जो हमने करनी है वो उन्होंने भी करनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने मई 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया अपना पहला, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। फिर हमने बोला कि हमने पीसफुल पर्पसेस के लिए किया है, और हमने किया भी पीसफुल पर्पसेस के लिए था। तो मतलब बाकी फिर बहुत सारे देश इस चीज़ से बहुत ही खफा थे, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उसके बाद आया, फिर इंडिया ने एक और स्टेप लिया गया 1996 में, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, जिसने बोला कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ही हटा दो। हमने जब टेस्ट किया तो हमने कहा कि ऐसे छोटे छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हैं, वो भी अब टेस्ट करना शुरू हो गए हैं न्यूक्लियर वेपन, तो अब टेस्ट करने पे ही रोक लगा दो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट ही नहीं हो सकता। तो इंडिया ने हम उसको भी साइन करने से भी मना कर दिया। फिर 1998 में
एक हम इंडिया ने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसमें हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चलो पीसफुल पर्पसेस के लिए तो पता चल गया कि हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी कैपेसिटी भी रखते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर को मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली फॉलोड द रूट। पाकिस्तान कहता कि हमारा तो नेबर ही अब न्यूक्लियर पावर बन गया है, तो हम तो मजबूर हैं करने के लिए, तो हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करना ही होगा, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए। इंडिया ने भी यही रीज़न दिया था एक न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि 1964 में चाइना जो हमारा नेबर है वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया था। फिर अब पाकिस्तान ने भी यही रीज़न दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब हमने 1998 का टेस्ट किया, फिर उसके हमने फटाफट से बाद में ये बोल दिया था कि इंडिया नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी को, NFU पॉलिसी को फॉलो करेगा। NFU क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है वो हम सिर्फ रिटेलिएशन में यूज़ करेंगे, अगर हम पे या हमारी इंडियन टेरिटरी पे या फिर इंडियन फोर्सेस जो कहीं भी हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं अपने इंडियन फोर्सेस, अगर उन पे कभी कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा कोई देश, तो फिर हम उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में ही सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे इफ़ नीड बी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। बोथ लेकिन अब आर्टिकल ये कहता है बोथ इंडियन एंड जापानीज पोजिशंस आर इन डीप एम्बिवेलेंस, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये दो उस पे पहलू पे खड़ा हुआ है। जरूर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को वो करते हैं, इसमें हमारा थोड़ा बहुत हिपोक्रेसी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि और है, क्योंकि ये आर्टिकल ये कहता है कि हमने हमेशा कहा है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया ने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक गिव अप किए नहीं हैं। फिर जापान है, वो तो खुद न्यूक्लियर बॉम्बिंग का बहुत बड़ा विक्टिम रह चुका है। इनफैक्ट सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ ही तब हुआ था, तो उनका तो और मॉरल वो बनता है, क्लेम बनता है कि वो सबसे बड़े चैंपियन हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल डिनाउंस करने के। पर जापान ने भी तो नैरेटिव फॉलो किया ही है कि टोक्यो रिलाई करता है US पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला के लिए, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर उसको वो भी सपोर्ट करते हैं कि ज़रूरी है। और इनफैक्ट आज के टाइम पे जो 2017 की ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको ना ही दिल्ली ने साइन किया है ना ही टोक्यो ने साइन किया है ना। व्हाट इज दिस 2017 ट्रीटी? ये एक पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी, पहली लीगली बाइंडिंग ऐसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट होगी जो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, मतलब जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि टोटल एलिमिनेशन हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स का, हर कोई गिव अप कर दे, सब कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई जाएं। इनफैक्ट ये एक ऐसी ट्रीटी है जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के, उसको भी डिस्कस करती है, लेकिन इसको किसी भी एडवांस कंट्री ने साइन नहीं किया। किसी भी P5 कंट्री ने इसकी कॉन्फ्रेंस को तक अटेंड नहीं किया था 2017 में, तो इंडिया ने भी नहीं किया। और अब इसका मतलब बहुत लोग कहते हैं 2017 ट्रीटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वाई डिड दिस इवन कम अप, है ना, मतलब ऐसी चीज़ें आ ही क्यों रही हैं जब कोई पार्ट नहीं लेता। तो एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थॉट है, उसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट कहते हैं, पर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो लोग क्या कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद बड़े बड़े देश इन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे, अपना सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ऐसे स्टेप्स जो हैं वो एक चीज़ करने में सफल हो जाते हैं हर बार, इन क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर टैबू। न्यूक्लियर टैबू मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कोई एक कोई भी देश जो, जब हिरोशिमा नागासाकी पे US ने बॉम्ब गिराया, तो फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने बहुत क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला ये तो बहुत ही बेकार देश है, जो लोग ऐसा दर्दनाक काम कर सकते हैं वो तो बिल्कुल फॉलो करने लायक ही नहीं है, बहुत कुछ, यू नो देयर गेट्स अ टैबू क्रिएटेड। तो फिर उसके बाद USA ने फिर 20-20 साल की 2 वॉर्स में USA एंगेज था, एक अफगानिस्तान जहाँ पे उन्होंने अभी एग्जिट किया, एक वियतनाम, दोनों ही जगह में वो इतना उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया था, वो चाहे तो एक दिन में वॉर खत्म कर सकते थे, एक दिन में, मतलब वो तो जीत सकते थे अपना न्यूक्लियर वो बॉम्ब यूज करके, बट दे डिडंट यूज इट बिकॉज देयर इज अ न्यूक्लियर टैबू दैट गेट्स क्रिएटेड। ओके, लॉक्ड इन अ कॉन्फ्रंटेशन। हाँ, बस इसमें यही बताया है कि चाइना भी अपना क्यों अपग्रेडेशन कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में है USA के खिलाफ। एज चाइना क्लोजेज, अब चाइना बेसिकली ये कर क्यों रहा है, जैसे मैंने बताया है कि शी जिनपिंग का चाइना ड्रीम है, वो क्या चाहता है कि जो इकोनॉमिक और मिलिट्री गैप है USA और चाइना के बीच में, इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि चाइना इज सून टू टेक ओवर USA टू बिकम द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, रिचेस्ट कंट्री भी बनने वाली है ना।
और मिलिट्री गैप भी वो लोग फटाफट से मतलब वो करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं। तो हाँ, तो फिर जैसे ही ये गैप फुलफिल हो जाएगा तो फिर एक एक डाउट आने लग पड़ा है जापान के मन में भी कि फिर यूएसए हमें कैसे बचाएगा जब चाइना उसको ओवरटेक कर लेगा। तो हाउ विल यूएसए प्रोटेक्ट इट, व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यूक्लियर अम्ब्रेला वी कीप ऑन थम्पिंग वेरी प्राउडली कि हम ठीक है, हम प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा कैसे होगा। और यही अनसर्टेनिटी है जो जापानी सिक्योरिटी डिबेट को ट्रांसफॉर्म कर रही है इन जापान। हाँ, अब इन्होंने ये बताया कि जापान में जो हमारे अभी शिंजो आबे थे जिनको असैसिनेट कर दिया गया है रिसेंटली, उन्होंने उस टाइम पे एक बोला था कि हमें एक फ्रेश लुक लेनी चाहिए जापान की न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ, हमें सोचना चाहिए, इसको रीथिंक करना चाहिए। उनका मतलब ये कहीं भी नहीं था कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दें। उन्होंने ये सजेस्ट इसलिए किया था क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स शेयर कर सकते हैं यूएसए के साथ। जैसे ये यूरोप की कुछ कंट्रीज जैसे बेल्जियम, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इनमें भी यूएसए और इन लोगों में अग्रीमेंट है कि वो कुछ कुछ यूएस न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट में और उनके यूज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए ने उधर अपने प्लॉट किए हुए हैं, तो दे ऑल्सो आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो यही शिंजो आबे भी कहते थे हमें भी ऐसे अरेंजमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन जो हम अभी प्रेजेंट जापान के प्रेसिडेंट हैं जो किशिदा, फूमी किशिदा, उन्होंने बोला है कि वो बिल्कुल उस टाइम पे भी जब शिंजो आबे ने बोला था, ही वॉज वेरी क्विक टू रिजेक्ट द प्रपोजल। तो फिर जब अभी एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसमें किशिदा फर्स्ट ऐसे वो बनने वाले हैं स्टेट मतलब के हेड जो पहली बार इस रिव्यू कॉन्फ्रेंस को खुद होस्ट करेंगे, खुद वो करेंगे, मतलब वहाँ पे स्पीच देंगे। किशिदा इज एक्सपेक्टेड टू अफर्म द एंड्योरिंग जापानीज कमिटमेंट टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो वो जापान अभी भी कमिटेड है, यही स्टेटमेंट उस रिव्यू कॉन्फ्रेंस में देंगे। अब ऐसा क्यों है? सी, किशिदा हैज़ अ वेरी पर्सनल रीजन टू डू दिस, क्योंकि किशिदा जो जापानीज पार्लियामेंट के लोअर हाउस में इलेक्ट हुए हैं वो हिरोशिमा की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं। तो दिस अ पर्सनल टच टू हिज यू नो हिज लुक एट इट। तो न्यूक्लियर अबॉलिशन उनका एक बहुत ही पर्सनल कन्विक्शन है। He will become the first prime minister to address an NPT review conference. That is what I said. I am sorry, I said president, it's prime minister. He will also host the next G7 summit in Hiroshima. G7 summit होने वाला है नेक्स्ट, जो वो हिरोशिमा होने वाला है वो उसको भी होस्ट करेंगे। और वाइल रिजेक्टिंग न्यूक्लियर सोल्यूशंस टू जापान्स प्रॉब्लम ऑफ डेटरिंग चाइना। अब ठीक है, वो रिजेक्ट तो कर रहे हैं न्यूक्लियर सोल्यूशन को ताकि वो जिससे जापान चाइना को डरा सके, लेकिन किशिदा का फोकस क्या है? ठीक है, कोई और तो तरीका वो अपनाएंगे ही ना। ऐसा उन्हें भी पता है कि चाइना का राइज बहुत खतरनाक है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, जो अपना कन्वेंशनल वेपन्स है उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी अलायंस यूएसए के साथ और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और बाकी सारे एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ जापान को अपने ईस्टर्न कॉरिडोर में, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ किया हुआ है। देयर इज नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड विच इज अलाउड टू इन्वेस्ट in the in a very sensitive region of the north eastern states। तो वो इंडिया के साथ भी अपनी और कंट्रीज जो एशिया में उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बहुत सारे यूरोपियन मिलिट्री पार्टनर्स के साथ भी। सो दिस इज हिज स्ट्रैटेजी टू डेटर चाइना। अनलाइक जापान, इंडिया इज, लेकिन जापान की तरह हम पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम हमने तो खुद पे इम्पोज किया हुआ है मिनिमम डेटरेंस। अब मिनिमम डेटरेंस होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दैट वेरी ब्रीफली। जो हमारा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, यही हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो एनएफयू है उसी का जो बेसिस है वो यही है। तो इसमें क्या होता है कि हम बस बेयर मिनिमम, मतलब सिर्फ जितना कम से कम हो सकता है उतना हम न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, जो बस सामने वाले को डराने के लिए, या हमारी जब हम पे कोई अटैक करे सिर्फ उसको डेटर करने के लिए तब हम यूज़ कर सकें। हमारा मोटिव बिल्कुल भी एक एग्रेसिव पावर बनना नहीं है। सो इट इज़ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि ये जो हमारा कॉन्जर्वेटिज्म है, ये ऐसा आर्टिकल कहता है जो इंडिया का न्यूक्लियर पॉस्चर ऐसा है जो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है, ये चाइना के बढ़ते हुए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और न्यूक्लियर एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस के होते हुए चलते हुए क्या हम मतलब इसको सस्टेन कर पाएंगे? तो एशले डेलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि हमें एक फ्रेश रीलुक लेना चाहिए इस चीज़ पे।
टेलिस कॉल्स ऑन द यूएस टू, हाँ अब टेलिस ने इंडिया को तो सजेस्ट किया ही है, लेकिन उन्होंने यूएसए को बोला है, यस कॉल्ड अपॉन द यूएसए टू रिवाइज इट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। अब पास्ट में क्या होता था, यूएस हमेशा इंसिस्ट करता था कि इंडिया की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है। सबसे पहले जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, उस टाइम पे यूएसए और पाकिस्तान बहुत क्लोज होते थे, तो वो बहुत ही हमारे अगेंस्ट था कि ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे टेस्ट कर सकते हैं। पास्ट में सबसे ज़्यादा हैवी क्रिटिसिज्म अगर इंडिया ने कहीं से प्राप्त किया है तो वो यूएस से ही है, लेकिन एशे टेलिस ये कहते हैं कि हमें अब यूएसए को ये चीज़ बदलनी चाहिए। इनफैक्ट यूएसए को तो साथ देना चाहिए इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को और सोफिस्टिकेट करने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक बढ़ते हुए चाइना को डेटर करना, और इंडिया ही उसको करने के लिए केपेबल है। और जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में, जो यूएसए का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, वो तभी वो हो सकता है जब वो यूएस इंडिया का साथ दे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और उन्होंने ये बोला है कि यूएस को तो इनफैक्ट फैसिलिटेट करना चाहिए इंडिया की डेवलपमेंट में, जो और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में। ही ऑल्सो सजेस्ट दैट द यूएस शुड मिडवाइफ एन अग्रीमेंट अंडर विच फ्रांस वुड, उन्होंने ये बोला है कि यूएसए को तो इनफैक्ट एक वो मीडिएटर की तरह एक अग्रीमेंट साइन करवानी चाहिए फ्रांस उसके और इंडिया के बीच में, जिससे क्या होगा कि इंडिया का जो underwater deterrent based on ballistic missile carrying submarines as well as nuclear attack submarines है, वो और ज़्यादा नंबर में बन सके। हमें ऐसा करना चाहिए। तो फिर ये आर्टिकल ये कहता है जो इंफ्रस अग्रीमेंट होगा जो बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड द यूएस होगा, वो तो इनफैक्ट बहुत और एम्बिशियस होगा। ऑकस ऑकस आपने लास्ट ईयर देखा होगा, यूएस यूके इनके बीच में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वो हेल्प कर सके यूके न्यूक्लियर पावर बेस्ड सबमरीन्स बनाने में। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं है, लेकिन इंडिया है, और इंडिया के साथ जब मिलके अगर ऐसा इंफ्रस अग्रीमेंट साइन किया जाएगा, इट वुड बी मोर एम्बिशियस एंड इट वुड बी ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू फॉर यूएसए टू सर्व इट्स इंटरेस्ट। सो ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, जो चाइना के राइज और रिजर्शन की वजह से हैं, इस टाइम पे एक रीलुक लेने की बहुत ज़रूरी है, जिसमें जापान की प्रायोरिटी ये है कि वो अपने कन्वेंशनल फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे, लेकिन इंडिया की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ऐसा सी राजा मोहन कहते हैं, कि वो अपने दोनों ही कन्वेंशनल मॉडर्नाइजेशन और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन दोनों पे ध्यान दे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एनालिसिस and the entire video, please do like, share and subscribe.